अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। सहूनियत और उसकी नफरत का प्रचार पाक सरजमीन पर मुमकिन नहीं। इस्राएली वजीर आजम से उनके अपने भी महफूज नहीं। अमेरिका का गजा जंगबंदी के लिए सालसी का ढोंग बेनकाब। टिकटॉक है या फिर टाइम बम की टिक टिक। म्यांमार में भूख मौत बनकर सरों पर मंडलाने लगी। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलून को सजा मिल गई। और यूरोप की सबसे बड़ी मईशत सियासी अफरा तफरी का शिकार। जी, ये थी टॉप स्टोरीज। अब जरा डिटेल्स की तरफ जाते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं भारत का। जी, भारत की तरफ से ऐलान सामने आ गया है और ये ऐलान है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारत ने आखिरकार, भारतीय मीडिया के मुताबिक, भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने पाकिस्तान को साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। भारत हमेशा से यही करता आया है। भारत ने हमेशा जब भी पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है तो पाकिस्तान के हवाले से क्रिकेट खेलने से माजरत की है और इस मर्तबा भी उसने यही किया कि सियासत को और क्रिकेट को जोड़ दिया है। इस खबर की तफसील आपको बताते हैं। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार सामने आ गया है और टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसकी जो वेबसाइट है उसने ये बताया है कि भारत ने पीसीबी को मुत्तला कर दिया है। अब ये जो इत्तला है, भारत के मुताबिक तो ये इत्तला पहुंच चुकी है पाकिस्तान तक, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि हम तक ऐसी कोई ऑफिशियल इत्तला नहीं आई है, तो इसीलिए अब इसको कंफर्मेशन समझा जाए उनकी तरफ से या कंफर्मेशन ना समझा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस बारे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये साफ कह दिया है कि बीसीसीआई की तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई भी इंटीमेशन नहीं मिली है, रिटन इंटीमेशन किसी भी किस्म की नहीं आई है उनके पास, ये उन्होंने कह दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही होगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, किसी तरीके से हम भारत को फैसिलिटेट नहीं करेंगे और अगर भारत जो है वो हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, हमारे मुल्क में नहीं आना चाहता, तो फिर हमसे भी किसी किस्म की अच्छाई की उम्मीद न रखी जाए। साफ बात कर दी है मोहसिन नकवी साहब और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। भारत को मुकम्मल तौर पर उसी के अल्फाज में जवाब देना चाहिए और मोहसिन नकवी साहब ने यही किया है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जो है वो दिफाई चैंपियन के तौर पर शिरकत कर रहा है, क्योंकि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी आखिरी मरतबा और पाकिस्तान ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। सरफराज अहमद कप्तान थे और पाकिस्तान ने हराया था भारत को। सबको याद है वो मैच के किस तरीके से भारत को हरा दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी पाकिस्तान की उस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो अब पाकिस्तान को पिछली मरतबा भी जब एशिया कप की मेजबानी मिली थी तो उस वक्त भी भारत ने यही हरकत की थी और भारत हमेशा यही करता है कि क्रिकेट को सियासत से मिलाता है और इस तरीके से जो है वो हमेशा क्रिकेट को खराब करता है। इस मरतबा भी भारत की तरफ से यही हुआ है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तान में एक कानून पास किया गया है, बड़ा ही एक जबरदस्त कानून आया है। बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि सहूनियत और उसकी नफरत का प्रचार ये अब पाकिस्तान की सरजमीन पर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ज़ायनिज़्म की हम बात कर रहे हैं। जी, ज़ायनिज़्म, पाकिस्तान जो है वो ज़ायनिज़्म की तबलीग से माशरे में नफ़रत फैलाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देगा। सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसने सहूनियत की तबलीग से माशरे में नफ़रत पैदा करने वाले शख्स पर 3 साल कैद और सहूनी अलामत के निशान की नुमाइश से
बदमनी पैदा करने पर 2 साल कैद की सज़ा का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। जुमेरात को सेनेट की जो कायमा कमेटी थी बराए दाखिला, उसमें काफ़ी सारे बिल्स जो थे वो ज़ेर गौर आए। उनमें से एक जो बिल है वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से पेश किया गया था और क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल था ये। और सेनेटर फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के दौरान सेनेटर अफनानुल्लाह ने सहूनियत की तबलीग से मुताल्लिक बिल पेश करते हुए ये कहा कि दुनिया में इस वक्त सहूनियत की जो जहनीत है और जो नज़रियात हैं वो फैले हुए हैं। और उनका ये कहना था कि सहूनियत की किताबों में लिखा है कि जो आपसे इत्तफाक ना करे उन्हें कत्ल कर दो। और यहूदी जो एक्सट्रीमिस्ट यहूदी हैं इसी नज़रिए के तहत गज़ा में बच्चों को शहीद कर रहे हैं। सेनेटर अफनान ने सहूनियत के निशान पर पाकिस्तान में पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी दी और उनका कहना यह था कि पाकिस्तान में भी सहूनियत के नज़रियात के हामिल अफराद मौजूद हैं, उन्हें रोकना होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा एक और ख़बर की तरफ आपको लेकर जाते हैं और स्वीडन से यह खबर आई है। स्वीडन की जो अदालत है उसने एक बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत पॉजिटिव काम किया है। जो स्वीडन की अदालत है वहाँ से ये खबर हम आपको देते हैं। और बेसिकली स्वीडन की जो अदालत है उसने इजहार राय की आज़ादी की आड़ में मुस्लिम मुखालिफ और नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने वाले शख्स को लगाम डाल दी है। अदालत ने स्वीडिश और डेनमार्क की दोहरी जो शख्सियत रखने वाला ये मलून शख्स है रास्मस पैलुडिन, उसको कुरान पाक की बेहुरमती करने पर सज़ा सुना दी है। इस हवाले से तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइए ये सज़ा की क्या तफसील है? जी बिल्कुल अवैस, स्वीडन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रैक्टिस करने की बात की जाए तो हर कोई कर सकता है, लेकिन विद इन लिमिट। और इसको मेक श्योर किया है यहाँ की अदालत ने एक ऐसा फैसला सुना के कि जिसके बाद यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है स्पेशली उन्होंने थोड़ा सा एक सुकून की फिजा महसूस की है। रस्मुस पैलुडिन नामी एक शख्स जो कि बैक वक्त स्वीडिश और डेनमार्क की नेशनैलिटी होल्ड करता है, पेशे के एतबार से वो वकील भी है और सियासतदान भी है। उसने मुसलमानों के खिलाफ मुतादिद ऐसे प्रोटेस्ट किए जिसके अंदर वो हेट स्पीच करता था और उससे बढ़ के उसने कुरान मजीद जलाने के मुतादिद जो है वाक़यात किए हैं स्वीडन के अंदर भी और आउट ऑफ स्वीडन भी, यानी कि डेनमार्क के अंदर भी। तो उसके ऊपर फाइनली अदालत ने उसे 4 माह कैद की सज़ा सुनाई है और साथ में ये कहा है कि इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच हर कोई कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट्स होती हैं। आप किसी पे तनकीद ज़रूर कर सकते हैं लेकिन किसी को नफरत भरी निगाह से नहीं देख सकते और ना ही उनके खिलाफ कोई नफरत वाली कैंपेन चला सकते हैं। तो हम अदालत का ये कहना है कि हमने ये नोटिस किया है कि रस्मुस की जो मुसलमानों पर तनकीद है ये तनकीद से बढ़ के उनसे नफरत अमेज गुफ्तगू है। और फिर कुरान मजीद जो कि मुकद्दस किताब है मुसलमानों की और दुनिया भर में एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं। और अगर स्वीडन ही की बात की जाए तो स्वीडन में भी एक बहुत बड़ी तादाद में जो है मुसलमान बसते हैं। तो ये इकदाम अदालत ने ये समझा है कि उनके कानून के मुताबिक ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये यहाँ का सुकून बर्बाद करने के मुतरादिफ है, बल्कि एक मखसूस तबका जिसको हम कह सकते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी, ये उनके जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है। अदालत ने ये है कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी के जज्बात मजरूह करने को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहा जा सकता और उन्होंने इसकी ऊपर उसे सजा सुना दी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आसिफ शब्बीर हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरह इस शख्स को स्वीडन की अदालत ने सज़ा सुनाई है। और बड़ी पॉजिटिव बात है क्योंकि ज़ाहिर है जो हेट स्पीच होती है ये हेट स्पीच आइडेंटिफाई की जा सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में और हेट स्पीच में बहुत फ़र्क है और यही फ़र्क वाज़े किया है स्वीडन की अदालत ने। अब इसे 4 महीने की सज़ा तो मिली है, लेकिन अब ये 4 महीने के बाद जब वापस आता है तो क्या इसके जहन में तब्दीली आती है और क्या इस पर इस सज़ा का कोई असर होता है या नहीं, ये ज़रा देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक और शख्स की और वो शख्स है जी बेंजामिन नेतन्याहू। ये जंगी जुनून में मुब्तला ये जो शख्स है, इस शख्स से ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो मुहावरा है ना, वो बिल्कुल इस पर पूरा उतरता है। और इस वक्त वो खंबा ही नोच रहे हैं और उनके शर से अब उनके अपने वज़रा और फौजी अहलकार भी महफूज नहीं रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर पर साबिक वजीर दिफा योआफ गैलांट और फौजी अहलकारों की हसास वीडियो जमा करने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये जो मामला है ना कि किसी की भी वीडियो जमा कर लो, वीडियो अपने पास कैप्चर कर लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो खुफिया और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करो, ये शख्स वही करता है। इजरायली अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, उसकी रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर ने साबिक वजीर दिफा और वजीर आजम के दफ्तर में काम करने वाले एक फौजी एहलकार की सिक्योरिटी कैमरे से बनी हसास वीडियोज अपने पास जमा की हुई हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है और कहा है कि जी ये तो झूठ बोला जा रहा है और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इजरायली वजीर आजम के दफ्तर के 2 सीनियर हुक्काम सिक्योरिटी कैमरों से हसास वीडियोज़ हासिल करने में मुलव्विस थे और इसराइली जो न्यूज़ वेबसाइट है वाईनेट, उसके मुताबिक वजीर आजम हाउस ने नेतन्याहू के वजीर दिफा से बिगड़ते हुए ताल्लुकात के दौरान इस वीडियो को नामालूम वजूहात की बिना पर अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है इसके ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे और जब इसको फायर भी कर दिया गया है, इसको अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। अब इससे कबल जो इजरायली पुलिस है वो 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिनमें वजीर आजम के दफ्तर के साथ काम करने वाला एक तर्जुमान भी है। और इजरायली पुलिस वजीर आजम हाउस के हवाले से 2 अलहदा मामलात की तहकीकात कर रही है। उनमें से एक मामला इसराइली फ़ौज के हसास तरीन दस्तावेज़ात की चोरी का है और वजीर आजम के करीबी अफराद को लीक किए जाने वाले हवाले से है। जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे उसकी बात है। और इसराइली पुलिस जो है वो गज़ा में जंग के आगाज़ के बाद से होने वाले जो बदउनवानी और मुबैना मुजरिमाना वाक़यात के हवाले से भी तहकीकात कर रही है। तो ये दोनों चीज़ों के हवाले से तहकीकात हो रही है। इसी हवाले से इसी खबर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ज़रा अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका भी अब धौंस और धमकी पर उतर आया है और इसराइल की हिमायत याफ्ता तजवीज़ कबूल करने पर हमास पर जोर देने लगा है। बेसिकली इसराइली यरगमालियों को रिहा करने की एकतरफा तजवीज़ है और ये पेश की गई है इसराइल की तरफ से और हमास ने ऑब्वियसली इस जो तजवीज़ है उसको मुस्तरद कर दिया है और अमेरिका को इस बात पर गुस्सा आया है और अमेरिका ने अब इंतकामी रवैया अपनाते हुए कतर से हमास की जो क़यादत है उसको मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि कतर एक सेंट्रल लोकेशन है जहां पर हमास के, इजराइलियों के, अमेरिकियों के, इन सब के जो है मुज़ाकरात होते रहे। इसके अलावा भी कतर जो है वो हमेशा एक ऐसे पॉजिटिव मुल्क का किरदार अदा करता है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं तो उन मुल्कों को वो अपने साथ बुलाता है, बिठाता है और वहाँ पर उनके मुज़ाकरात होते हैं। तो अब दोहा में हमास की क़यादत की मौजूदगी को कबूल नहीं किया जाएगा, ये कह दिया है अमेरिका ने। और सीनियर अमेरिकी अहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से बात करते हुए ये कहा कि हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक जो मुआहदा है उसकी तजावीज़ को बार बार मुस्तरद किया गया है और अब जो है वो हमास के रहनुमाओं को किसी भी अमेरिकी इत्तेहादी मुल्क के दारुल हुकूमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये बताया कि कतर ने तकरीबन 10 रोज़ कबल हमास के रहनुमाओं से इस मुतालबे का इजहार किया था कि वाशिंगटन ने तजावीज़ मुस्तरद करने पर कतर से कहा है कि अब वक्त आ गया है हमास का सियासी दफ्तर जो है वो बंद कर दिया जाए। दूसरी जानिब जो हमास के 3 रहनुमाओं ने कतर की जानिब से मुल्क छोड़ने के किसी भी मुतालबे की खबर को मुस्तरद कर दिया है और कतर की जो वजारत ख़ारजा है उसकी जानिब से भी कोई जवाब सामने नहीं आया है। तो ये तो थी जी इस हवाले से। अब ज़रा बात करते हैं एक और मुल्क की तरफ हम जाते हैं और वो मुल्क है जी कनाडा। जी कनाडा की बात करते हैं और कनाडा में भी अब टिकटॉक के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश सामने आ गई है। पहले हमने देखा था अमेरिका का मामला था, यूरोपीय ममालिक भी जो थे वो भी टिकटॉक पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी और अब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के बाद कनाडा भी खौफजदा हो गया है टिकटॉक से। कनाडा ने टिकटॉक को अपनी सरजमीन पर तमाम बिजनेस ऑपरेशंस बंद करने का हुक्म दे दिया है। कनाडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक की जो सरपरस्त कंपनी है बाइट डांस उसको कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया है और फ़िलहाल इस ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद नहीं की है कनाडा ने। लेकिन जो काम कनाडा ने किया है वो ये है कि टिकटॉक कंपनी को कैनेडियन सरजमीन पर कारोबार बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये इकदामात इस तरह के अब वहाँ पर लागू किए जाएंगे। और कनाडा के वज़ीर साइंस हैं जो सनत के भी वज़ीर हैं, उनका ये कहना है कि बाइट डांस के ऑपरेशन से कौमी सलामती को ख़तरात लाहक हैं और ये फ़ैसला शवाहिद और तफसीलात को मद्देनज़र रखकर किया गया है। हमारे पास इसके मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। इससे कबल कनाडा ने हुकूमती डिवाइसेस पर इस ऐप के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी थी और इस तरह कुछ महीने कबल अमेरिका ने भी एक कानून की मंजूरी दी थी जिसके तहत टिकटॉक को अमेरिकी सरजमीन पर अपना कारोबार किसी मुकामी कंपनी को फ़रोख्त करने की हिदायत की गई थी और अगर वो फ़रोख्त ना करें तो दूसरी सूरत में फिर टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने की धमकी भी दे दी गई थी। अमेरिका ने भी इस फैसले के लिए कौमी सलामती को लाहक ख़तरात को जवाज़ बनाया था। फिर दूसरी जानिब जो टिकटॉक की इंतज़ामिया है
उसकी जानिब से इस फैसले को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। और कंपनी के तर्जुमान ने कहा है कि जी ये जो आप हमारा दफ्तर बंद करेंगे, सैकड़ों मुकामी मुलाजमतें हैं उनको आप ख़त्म करेंगे, तो ये किसी के भी मफाद नहीं है। तो ये बयान आया है टिकटॉक की तरफ से। अब ज़रा रुख करते हैं जी एक और रियासत का जहाँ पर शदीद कहत की सूरत हाल है, और ये रियासत है जी म्यांमार। जी म्यांमार की रियासत के हवाले से हम बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जो कि म्यांमार में जो शिद्दत इस वक्त है, कहत साली की सूरत हाल है, उस पर बात करती है। म्यांमार की रियासत है रखाइन। वहाँ पर ऐसा कहना चाहिए कि भूख मौत बनकर लोगों के सरों पर मंडलाने लगी हैं और 20 लाख से ज़ायद अफराद ग़िज़ाई किल्लत से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़तरा ज़ाहिर किया है कि अगर फ़ौरी इक़दाम नहीं किए गए तो जो रखाइन की 95% आबादी है उसकी बका ख़तरे में पड़ जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक इदारा है UNDP, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की जंग से तबाहशुदा रखाइन की जो रियासत है उसकी मईशत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है और जल्द ही इस जगह को कहत का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में 2025 के वस्त तक कहत के हालात की पेशगोई की गई है और रियासत में चावल की जो पैदावार है, बीजों और खादों की किल्लत है उसकी भी बात की गई है। फिर शदीद मौसम और लोगों की जो नकल मकानी है उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई है उसकी भी बात की गई है। वहाँ पर अब खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, उसकी भी बात की गई है। रेड क्रॉस समेत जो इमदादी इदारे हैं उनको म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ हैं और उसकी वजह से वहाँ पर इमदाद की फराहमी भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में बेघर होने वाले लोगों की तादाद में 60% इजाफा हुआ है और अब 5 लाख से ज़ायद अफराद मुकम्मल तौर पर जो कि वो इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। 2021 में फ़ौज ने यहाँ पर जो खातून सरबराह थी, नोबल इनाम याफ्ता आंग सान सू की, उनकी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद वहाँ पर हुकूमत संभाली थी, मतलब इंतज़ाम संभाला था, और उस वक्त से म्यांमार जो है वो बहरान का शिकार है और उससे बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे, मुतअद्दिद महाज़ों पर मुसल्लह बगावत भी हो गई थी। अब ये सिचुएशन है यहाँ की और अब देखना यह है कि इस कहत को किस तरह कंट्रोल किया जाता है और दुनिया इसकी तरफ कोई नज़र डालती है या नहीं डालती। अगली खबर जो है वो हम जाते हैं सऊदी अरब की तरफ, और सऊदी अरब की तरफ से जो खबर हमारे सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना में आमद और रफ्त के लिए बहुत बेहतरीन निज़ाम मुतारिफ़ करवाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को रियाजुल जन्ना में हाज़िरी की सादत मिल रही है। और इस हवाले से हमें मज़ीद बताएंगे मदीना मुनव्वरा से हमारे नुमाइंदे इमरान अवान साहब मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना में 2024 में तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने हाज़िरी दी, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो थी वो मर्दों की थी। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया के मुताबिक रियाजुल जन्ना का जो एरिया है वो 330 मरबा मीटर है। इसमें एक घंटे में तकरीबन 800 लोगों नमाज अदा कर सकते हैं। इसको मैं आपको बताता जाऊं कि ये 2020 से पहले इसकी तरतीब इस तरीके से नहीं थी। लोग अपनी मर्जी के मुताबिक आते थे, कुछ लोग 2-3 दफ़ा आते थे, कुछ लोगों को एक दफ़ा भी मौका नहीं मिलता था। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने इसको सारे सिस्टम को ऐप के थ्रू मैनेज किया और यहाँ पे जो लोग हैं वो तवक्कलना के थ्रू अपनी एप्लीकेशन हासिल करते हैं। जो एक बंदा एक दफ़ा आता है वो 1 साल तक दोबारा उसमें नहीं आ सकता, और जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो अपने एजेंट के थ्रू इसकी परमिशन ले सकते हैं। तो रियाजुल जन्ना में तकरीबन 20 मिनट का टाइम होता है जिसमें आप अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। जी शुक्रिया अदा करेंगे जी, आपको तफसील मिल गई रियाजुल जन्ना में किस तरीके से ऐप के ज़रिए अब लोगों की एंट्री होती है और इस हवाले से कितने लोग जो हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं और आराम से यहाँ पर जो है वो नमाज अदा की जाती है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा केओस होता था क्योंकि ज़ाहिर है कोई मैनेजमेंट नहीं थी। अब जब से ये ऐप के ज़रिए मैनेज किया गया इस पूरे मामले को, तो वहाँ पर ये सारा सिलसिला जो है बहुत स्मूथली हो रहा है। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं हम ज़रा अमेरिका की तरफ। और अमेरिका में सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे में
क्या तब्दीली मुतवक्के है, और एक ख़ास शख्सियत की रिहाई के हवाले से भी बात हो रही है। उन बातों में कितनी हकीकत है, इस हवाले से टेक्सास में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्बास शब्बीर साहब, और वो इस वक्त मौजूद हैं जी पाकिस्तानी नजाद अमरीकी जो सरमायाकार हैं और समाजी शख्सियत हैं तनवीर अहमद के साथ। उनसे ज़रा देखते हैं कि क्या गुफ्तगू हो रही है जी। शुक्रिया अवैस। राइट नाउ आई एम हेयर इन टेक्सास। मेरे साथ तनवीर अहमद साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी है उसके बाद सर पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल जिस तरह ये तासुर दिया जा रहा है कि फ़ौरन कोई चेंज आएगा, ऐसा होगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये एक लोगों का अपना एक परसेप्शन है, एक नया उनको टॉपिक मिल गया जी ट्रंप आएगा तो ट्रंप ने ये कर देना वो कर देना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी की चलती रहती हैं, कुछ कंटिन्यूटी चलती रहती है। और अमेरिका एक ऐसा कंट्री है कि अगर आप देखें इनकी फॉरेन पॉलिसी की जो कंटिन्यूटी है वो हमेशा चलती रहेगी, चाहे एक प्रेसिडेंट से दूसरे प्रेसिडेंट की। सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो पिक करता है चीफ जस्टिस को, और उसको अगर देखा जाए ये नहीं होता कि अगला कोई प्रेसिडेंट आ गया तो उसने उसको हटा दिया। जब तक कि उसका अपना टेन्योर ख़त्म नहीं होता तो वो चलता रहता है। तो ये अगर हम सोच के बैठे हुए हैं तो वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज कि जी वो ट्रंप आएगा और पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिकल चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। सर ये तासुर क्यों है कि 2 महीने बाद कोई रिहाई होने वाली है, बड़ा कोई पॉलिटिकल चेंज होगा पाकिस्तान में? देखिए, एक अफवाहें फैलाना हमारा काम है। शायद उसी जैसे कि मैंने कहा कि वी आर लिविंग एक्चुअली इन द फूल्स पैराडाइज। तो अगर ये देखा जाए तो जितनी मर्ज़ी आप अफवाहें फैला, आज तक क्या हुआ है? हमने इतने जलसे जुलूस निकालने की कोशिश की है, कोई कामयाब हुए हैं? क्या हो गया उनसे? तो ये एक नई अफवाह है। तो अफवाह अगर आपने फैलानी है तो फैला के देख लें, जो विल सी। मैं तो कहता हूँ, दुआ करता हूँ कि मैं शायद गलत हूँ और वो इस तरह की कोई चेंज हो जाए, तो अल्लाह करे कि मुझे ये मैं गलती साबित हूँ और कुछ हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। सर यूएस रिलेशंस, पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट, बिजनेस रिलेशंस, इसमें कोई बेहतरी आएगी? देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती हैं। और मैंने काफ़ी सारे कांग्रेसमैन से बात की है तो वो कहते हैं कि जब तक हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक नहीं आएगी, तो उस वक्त तक जो है ना ये रिलेशन जो ट्रेड के है ना वो बेहतर नहीं हो सकते हैं। अभी रिसेंटली अगर जो पाकिस्तान की हालत देखें तो इकनॉमिकली पाकिस्तान के जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो सही हो रहे हैं। तो उम्मीद तो करता हूं मैं कि इंशाल्लाह अगर कुछ इसी तरह के इंडिकेटर रहे, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है, अभी 15% हो गया, और आई एम होपिंग टू सी कि शायद बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर शायद 12 या 13% पे आ जाए, और नेक्स्ट ईयर अगर ये सिंगल डिजिट पे आ जाता है तो दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर फॉर अ स्टेबल इकानमी। तो अगर ये हमें ये स्टेबिलिटी नज़र आती है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटीज़ वेयर अमेरिकन्स स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। सर आप समझते हैं कि जो नई हुकूमत अमेरिका की है उसका एतमाद होगा इस वक्त जो पाकिस्तान में हुकूमत है उस पर? डेफिनेटली होगा, क्योंकि हर चीज़ जो है ना, देखिए इकनॉमिक ड्रिवन होती है। अगर ट्रंप को देखा जाए तो उन्होंने भी यही एक चीज़ बोली है कि उन्होंने एक इकानमी को लेके आगे चलना है। तो अब जब पाकिस्तान की इकानमी जो है ना एक स्टेबल होती है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा पाकिस्तान और अमेरिका को दोनों को हो सकता है। सर ये भी आजकल ट्वीट डिलीटिंग का बड़ा एक पाकिस्तान में एक चला है कि जो मुस्लिम लीग नून ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़े ख़तरनाक ट्वीट्स किए थे, अब वो ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ फैक्टर कोई होगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने, उस इंतज़ामिया के सामने जो इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ट्वीट्स किए, जो इंटरव्यूज़ दिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कुछ का फ़र्क पड़ता है। और ये अगर उन्होंने कुछ ट्वीट्स डिलीट किए हैं तो उनको डिलीट नहीं करना चाहिए था। आई मीन वी शुड फेस द रियलिटी, जो हम एक दफ़ा कहते हैं उस पर हमें कायम रहना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई फ़र्क पड़ सकता है इस चीज़ को लेकर। सर जो पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उन्होंने एक पिटीशंस भी साइन करवाई हैं, इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पिछले तकरीबन 2 सालों से 2.25 सालों से एक पिटीशन नहीं साइन हुई, चाहे 3 या 4 पिटीशन साइन हुई हैं, और रिज़ल्ट्स उनके आपके सामने ही हैं। कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर्स को
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको पता नहीं है और उनको कुछ मिसगाइड किया जाता है, इसलिए वो सारी ये पटिशन्स करवा रहे हैं। ये सिर्फ हो रहा है कि पाकिस्तान को एक डिफेम करने के लिए ना ये चीज़ें करवाई जा रही हैं और कुछ भी नहीं है, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। 2022 में भी एक तकरीबन 70 या 75 कांग्रेसमैन के साइन हो के ना एक पटिशन की गई थी, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं हुआ। अभी जो रिसेंटली हुआ है उसका भी कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया। तो देखिए, ये इस तरह की चीज़ें करने से ना सवाए पाकिस्तान का एक इमेज ख़राब होता है और कुछ भी नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ें करनी है, मेरा मानना ये है ना कि एक वी शुड ऑल सिट टुगेदर ऑन अ टेबल एंड देन मूव टुवर्ड्स बिल्डिंग अ ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज़। सर, आपने बड़ी कोशिश की बानी पीटीआई के साथ कोई मेडिएशन हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, टेबल पर जिस तरह आपने कहा कि बैठने की बात होनी चाहिए, टेबल पे बैठनी चाहिए, तो सर मुस्तकबिल में ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है? कहाँ पर रुकावट आपको नज़र आ रही है? देखिए, जब तक रुकावट जो है ना वो मेरी नज़र में यही है कि जब तक हम खुद को ये उस मोड पे नहीं लेके आते हैं कि वी नीड टू रियली शो आवर गुड फेथ, जब तक हम अपना गुड फेथ शो नहीं करेंगे तो कैसे हम टेबल पे बैठ सकते हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो ये जो भी हम पटिशन करते हैं या साइन करते हैं, तो इनको अगर हम कामली लेके चलें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, बजाय इसके कि हम आए दिन जो ना जलसा करते रहें। अभी देखा जाए तो कॉल दी गई है 9 तारीख को और जी कि हम 17 तारीख को ना पाकिस्तान में लॉकडाउन कर देंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। ये हमें इस चीज़ पे ना ज़्यादा गौर करना चाहिए। अभी देखिए, जो KPK में हालात हैं, उनको अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें इकनॉमिकली प्रूव करना चाहिए अपने आप को। KPK में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक मिसाली सूबा बन सके और आने वाले इलेक्शन में हम PTI को लेके एक मिसाल ये कायम करें कि देखिए जी, हमने ये चीज़ें KPK में की हैं, एंड इफ़ वी कैन डू इट इन KPK वी कैन डेफिनेटली डू इन दी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। सर, जेल में जिस तरीके से ये PTI कहती है कि बड़ा सख्त रवैया है इंतज़ामिया का, बड़ा जुल्म हो रहा है, तो सर इस तरीके से फिर किस तरह मेडिएशन होगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो ना इतना कोई सख्त चीज़ें होंगी। डेफिनेटली देयर इज़ अ मिस परसेप्शन, देयर इज़ अ मिस इन्फॉर्मेशन इन द सोशल मीडिया एंड ऑल दैट स्टफ। जब तक हम इन मिस परसेप्शन को और सोशल मीडिया पे यकीन करते रहेंगे और उस चीज़ को हम फैलाते रहेंगे, हम एक बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। जी, अब्बास शब्बीर साहब की गुफ्तगू हो रही थी तनवीर अहमद साहब से, आपने सुना कि क्या बात हो रही थी। अब फैसला आप पर है, आप खुद एनालाइज करें इस गुफ्तगू को और समझें कि वाकई क्या ट्रंप जब अमेरिका का सदर बनेगा, हलफ उठाएगा 20 जनवरी को, तो उसके बाद पाकिस्तानी सियासत पर उसका कितना असर होगा, अपोजिशन पर कितना असर होगा और हुकूमत पर कितना असर होगा, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब नज़र डालते हैं यूरोप की एक बहुत बड़ी मईशत पर जिसका नाम है जर्मनी। जी, और यूरोप की ये जो सबसे बड़ी मईशत है ये इस वक्त अफरा तफरी का शिकार होती हुई नज़र आ रही है और इक़्तिसादी उमूर पर इख्तलाफात की वजह से जर्मन चांसलर जो हैं शोल्स, उन्होंने अपने वज़ीर ख़जाना को बरतरफ कर दिया है। उसके बाद ये एक सियासी बहरान पैदा हो गया है। जर्मन चांसलर जो हैं ओलाफ शोल्स, उनकी क़यादत में 2021 में मखलूत हुकूमत बनी थी। उसमें फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि FDP और ग्रीन्स ये इत्तेहादी थे। अब ये सियासी बहरान उस वक्त पैदा हुआ है कि जब इक़्तिसादी उमूर पर शदीद इख्तलाफात की बिना पर चांसलर ओलाफ शोल्स ने अपनी वज़ीर ख़जाना जो है वो क्रिस्टियन लेंडर, उनको बरतरफ कर दिया और शोल्स ने कहा कि उन्हें वज़ीर ख़जाना क्रिस्टियन लेंडर पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं रहा है। इस ऐलान के फ़ौरी बाद FDP ने शोल्स की काबीना में शामिल अपने तमाम वज़रा के इस्तीफ़े जो हैं वो सौंप दिए और हुकूमत से हिमायत
वापस लेने का ऐलान कर दिया है। एफडीपी के जो पार्लिमानी ग्रुप के रहनुमा है क्रिस्टियन लेंडर, उन्होंने जर्मन चांसलर शोल्स पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो जर्मनी को गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। जर्मनी हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो ज़रा हमें थोड़ी तफसील बताएं कि जो शोल्स ने बयान दिया है कि मेरे साबित जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने मुझे धोखा दिया है और मुझे उन पर कोई एतमाद नहीं है, तो ये किस धोखे की बात कर रहे हैं, क्या मामला हुआ था? देखें जी, जो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स हैं, इन्होंने डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। जर्मनी के अंदर एक लॉ पास हुआ था जिसका नाम था डेट ब्रेक 2009 के अंदर, जिसके मुताबिक आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉरोइंग नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि आप बाहर के लोगों से ज़्यादा पैसे उधार पे नहीं ले सकते। लेकिन ओलाफ शोल्स जो है, उनका मानना ये था कि वो कहते थे कि हमें पैसों की वो और ज़रूरत है, क्योंकि हमें स्पेंडिंग करनी है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिसके अंदर सर फहरिस्त अगर आप बात करें तो जो यूक्रेन की जंग है उसके ऊपर, और उसके अलावा उनका एक ये मानना था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जबकि अपोजिशन जो है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट थी। अच्छा। वो कहती थी कि ये जब एक ऑलरेडी रूल सेट हो चुका हुआ है तो हमें इसके अगेंस्ट जाने की क्या ज़रूरत है, और वो इस फंडिंग के बिल्कुल खिलाफ है। तो ओलाफ शोल्स को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ओलाफ शोल्स जो है उनको ऑलरेडी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा था। उनकी तरफ से बार बार ऑपोजिशन जो उनके साथ जो उनकी कोalition पार्टी थी, उनकी तरफ से उनको बार बार इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा था कि जो भी वो अपनी करारदाद उनकी तरफ लेके आते थे वो उनकी तरफ से इनकार कर देते थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने आखिर में आकर उनको जो है उनको उनके जो ओहदे से बरतरफ किया। ओके। जो बरतरफी हुई है उस पर एफडीपी के जो दीगर अराकीन हैं, मेंबरान हैं असेंबली के और जो वज़रा हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है? वो लोग भी अब इस्तीफ़ा देने पर मतलब वो भी अब इस्तीफ़ा दे देंगे क्या? ये इस्तीफों की बात इस तरीके से तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कंफर्म हो चुका है कि कोalition जो है इनकी ब्रेक हो चुकी है। ठीक है। और ओलाफ शोल्स जो हैं उन्होंने जनवरी के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बुलाया है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने जो ये टाइम फ्रेम है नवंबर और दिसंबर का, इसको उन्होंने अभी होल्ड पे रखा है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जर्मनी के अंदर क्रिसमस की और न्यू ईयर की छुट्टियां आने वाली जी। और वो उनका ये मानना भी होगा कि अगर वो इस वक्त के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये लोगों के लिए भी मतलब एक chaotic किस्म की सिचुएशन बना देगा। बिल्कुल। और मतलब कि एक बिल्कुल जो अमन अमान का जो एक चल रहा है प्रोसेस, उसके अंदर एक काफ़ी बड़ी हल पैदा कर सकता है। तो अब ये जो वज़ीर ख़जाना की बरतरफी हुई है, इसके पीछे यही वजूहात हैं जो आपने बताई कि इनका जो है वो इक़्तिसादी मामलात पर ज़रा डिसएग्रीमेंट था, या पहले से ही कोई इस तरह का मामला चल रहा था जिसमें इन दोनों के दरमियान दरार आ गई थी? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बात जानने की हमें ज़रूरत है कि जर्मन गवर्नमेंट जो है ये कोalition की हुकूमत थी, तो ये 3 पार्टीज ने मिलकर बनाई थी, जिसमें ग्रीन्स, फ्री डेमोक्रेट्स और ओलाफ शोल्स की पार्टी थी। तो इसके अंदर ऑलरेडी शुरू से तो नहीं आप कह सकते, लेकिन इनमें काफ़ी बड़ी वजूहात एक ये भी आ रही थी कि इनको जो डिफरेंट प्रोजेक्ट थे, हर एक पार्टी अपना प्रोजेक्ट लेके आती थी जो उनका एक नैरेटिव था। हाँ। वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, तो ऑब्वियसली हर एक अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा था। अब जैसे फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो एक पार्टी इस चीज़ के हक में थी कि हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ऑलरेडी आप कह लें जो इनकी जो आपस में एक शादी हुई थी कोalition के हिसाब से, उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी हद तक जो झगड़े मसले मसाइल आ रहे थे। बिल्कुल। तो ये एक 2 दिन या 1 हफ्ते की बात नहीं है, हो सकता है कि कुछ हफ्ते या कुछ महीनों से कोalition जो है इसके अंदर काफ़ी हद तक इख्तिलाफात पैदा होना शुरू हो गए थे। तो ये आप यही नहीं कह सकते कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इनके बीच में बहुत शुरू से ही इनके बीच में इख्तिलाफात थे। इख्तिलाफात ने अब ज़रा थोड़ा सा जाके थोड़ा ज़्यादा इस वक्त पे आकर थोड़ी सी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की है। और क्या टाइम एक बेहतर हो सकता है कि साल का एंड भी हो रहा है तो और इलेक्शंस करीब भी हैं, तो ऑलरेडी अब हर एक गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस चीज़ को ये भी उन्होंने अपने वोटर्स के बाद दोबारा सही है। तो पाकिस्तान की सूरत हाल लग रही है कि पहले जो है वो इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं और उसके बाद उनमें फिर कुछ अरसे के बाद इख्तिलाफात आना शुरू होते हैं और फिर इख्तिलाफात की शिद्दत होती है और फिर दोबारा से इलेक्शन हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब शोल्स की जो हुकूमत है उसको पार्लियामान में अक्सरियत तो हासिल नहीं रही है, तो अब कानूनी इकदाम क्या हो सकते हैं, मतलब कानूनी तौर पर उनके पास क्या ऑप्शन हैं, व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट इकदाम ये होगा कि ओलाफ शोल्स ने ऑलरेडी कॉल दे दी है जनवरी 2025 के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की। तो जो
काफ़ी हद तक ये भी चांसेस हैं कि ओलाफ शुल्ज जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हार जाएंगे। तो अब आगे प्रोसीडिंग्स इस तरीके से होंगी कि ओलाफ शुल्ज ने जो कॉल दी है 2025 जनवरी के अंदर वो उसके ऊपर वोट किया जाएगा। अगर ओलाफ शुल्ज वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाते हैं तो जो जर्मनी के प्रेसिडेंट है, जिनका एक सेरेमोनियल रोल होता है, वो जो है फिर गवर्नमेंट डिसॉल्व करेगा और नई इलेक्शन। ओके, ये जो ऑपोजिशन के जो लीडर हैं फ्रेडरिश मेरिस, उनका और उनके साथियों का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी, जो जर्मन ऑपोजिशन लीडर हैं उनका जो अभी इंटरव्यू आया था उसके मुताबिक वो जल्द से जल्द जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की उन्होंने डेट मांगी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी में इस वक्त न्यू ईयर्स का भी टाइम है, क्रिसमस का भी टाइम है, तो लोग इस टाइम अपनी वेकेशन के मोड में चलते हैं। तो ओलाफ शुल्ज इसके अलावा उन्होंने अभी कुछ हद तक कुछ नए लॉज भी पास करवाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस प्रोसेस को डिले करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब वो नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे तो उनको ऑब्वियसली उन्होंने भी अपने वोटर्स के लिए कुछ बताना है कि हमने ये कुछ किया था, इसलिए हमने ये लॉस पास किया। तो जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनका यही मानना है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, लेकिन ओलाफ शुल्ज जो है वो इस चीज़ को डिले कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी कुछ लॉज इंट्रोड्यूस करवाने हैं और जिसकी बिना के ऊपर वो अपने वोटर्स के पास। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल रहमान, हमारे नुमाइंदे जर्मनी से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरीके से हुकूमत में अब दरार आ गई है और अब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ मामला जाएगा। लेकिन उन्होंने अब इसको मौखर किया है क्रिसमस की छुट्टियों और न्यू ईयर के बाद। ये देखिए, ये भी बड़ी एक मज़े की बात होती है कि ठीक है हम आपको हुकूमत से उतारेंगे, लेकिन इसके लिए आप ज़रा छुट्टियों का इंतज़ार कर लीजिए, छुट्टियों के बाद ये मामला करेंगे, जल्दी नहीं है इनको। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे कल। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।